कि जो मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं उसकी तो चोरी हो सकती है, लेकिन ज्ञान की चोरी होना लोग उसको चुरा नहीं सकते। लेकिन जैसे जैसे आधुनिकता का दौर है, आपका टेक्नोलॉजी का दौर है, तो वहां पर क्या है कि आजकल बड़े आसानी से जिसको हम कभी कभी कहते हैं इंफोडेमिक, यानी कि यानी सूचना के रूप में समस्या। जैसे पैंडेमिक तो आपने वर्ड सुना होगा, इंफोडेमिक। तो ये और जो सूचना की जो प्रचुरता है, यानी अबंडेंस, जिसको हम इंग्लिश में कभी कभी कहते हैं गॉड्स प्लेंटी, यानी कि इंफॉर्मेशन प्लेंटी। तो सूचना बहुत ज्यादा उपलब्ध है, आसानी से उपलब्ध है, और ये जो उपलब्धता है उसके कारण चोरी का जो कहानी है, यानी कि बड़े आसानी से उसको चोरी की जा सकती है, उसको हथियाया जा सकता है, यानी कि आपके अधिकारों का हनन हो सकता है, आपकी संपदा जो बौद्धिक संपदा है उसका उसका हनन, उसका उसका क्षरण, उसका उसका मतलब उस अगर उसको देखें तो नाउ इट इज इन डेंजर। और क्योंकि हम शोध की बात करते हैं, तो शोध में आप बेसिकली यही करते हैं, यानी कि ज्ञान अर्जन, ज्ञान का जब अर्जन आप करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में आती है। तो अब अगर वो ज्ञान अपने आप में अनूठा है, अनोखा है और समाचीन है, उपयोगी है, समाजोपयोगी है, तो यानी कि वो कहीं ना कहीं संपदा की श्रेणी में आ जाता है। और जब संपदा आ जाती है तो संपदा ऐसी चीज है कि यानी कि आपने देखा होगा कि जो जो युद्ध का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं संपदा के पीछे रहा है, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो अगर देखें शब्द हिंदी में अगर मैं बात कर रहा हूं तो यानी कि बौद्धिक संपदा, शोध और बौद्धिक संपदा का आपस में काफी बड़ा रिश्ता है। क्योंकि शोध है, शोध में कहीं ना कहीं आप नई चीजों का अन्वेषण करते हैं, आप नई चीजों की प्रतिपादन करने का प्रयास करते हैं, और जब नई चीज आती है तो वो कहीं ना कहीं नई संपदा का रूप लेती है। और नई संपदा का मतलब है कि यानी कि जिसको हम कभी कभी स्ट्रैटेजी की भाषा में कहते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, यानी आपको एक अलग अलग स्थिति प्रदान करती, एक ऐसी स्थिति जो कि बाकी के पास नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि वहां पर ये इशू आता है कि या तो अगला आपकी संपदा को चोरी करने की कोशिश करेगा, यानी कि जो शोध में आपने नए नए आविष्कार करे, नए नए खोज करे, नई नई नीतियों का, नए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, तो हो सकता है कि दूसरा शोधार्थी या दूसरा जो आपका प्रतिस्पर्धी है, या हो सकता है कि प्रतिस्पर्धी हो या फिर कहीं ना कहीं आपके शोध पर उसकी नजर हो, तो ये वो उसको जरूर हथियाना चाहता है। ऐसा बहुत सा केसेस आपको मिलेगा जहां पर आपको ये नजर आएगा कि पूरी पूरी शोध चोरी हो गई, यानी पूरा शोध पत्र चोरी हो गया। या फिर ये भी हुआ है कि आपके शोध पत्र को किसी ने दूसरे के नाम से छाप दिया, या आपके शोध कार्य को किसी ने दूसरे नाम से छापा, या उसका आधा निकाला, कुछ पोर्शन निकाला, राइट। इसको हम कभी कभी फॉल्सिफिकेशंस, फैब्रिकेशंस एंड फजिंग, इसको आपने सुना होगा, FFP सुना होगा शायद। आप बात कर सकते हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं, क्योंकि ये बहुत ही समाचीन विषय है, बहुत ही इसका इसमें काफी बहस होती है, काफी इस पे लीगल बैटल्स होते हैं। और आपने देखा है बड़े बड़े साहित्यकार, बड़े 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 लेखक, बड़े बड़े वैज्ञानिक, इनके ऊपर भी आरोप लगा हुआ है कि साहब क्या आपने किसी की बौद्धिक संपदा यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी IPR का हनन किया है, क्या आपने उसके अनुमति के बिना उसके ज्ञान को प्रयोग किया और अपने ज्ञान की तरह उसको प्रेजेंट करने की कोशिश करी। यानी कॉन्सेप्ट ऑफ फॉल्सिफिकेशन, the concept of plagiarism and the concept of fabrications, कई बार ये भी देखा गया है। मैं तो आपको
ऐसे रोज उदाहरण दे सकता हूँ जहां पर शोधार्थी आते हैं। और जब से ये तकनीक का दौर शुरू हुआ है, मैं तकनीक के विरोध में बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन तकनीक ने की जो अच्छाइयां हैं वो तो है ही है, बुराइयां ये है कि तकनीक के माध्यम से किसी एक बहुत बड़े ज्ञानी ने कहा कि साहब स्टैट्स इज अ लायर्स टूल, यानी कि ये जो आंकड़ेबाजी होती है जिसको हम डेटा फजिंग कहते हैं, राइट, यानी कि आंकड़ों की बाजीगारी, जादूगरी, आंकड़ों के हिसाब से ऐसी चीजें तस्वीर पेश की कर दी जाएंगी कि आपको लगेगा नहीं साहब जो वस्तुस्थिति है वो शायद वो नहीं है जो आपको दिखाया जा रहा है या बताया जा रहा है या जो सचमुच है। तो जिस तरीके से डेटा फजिंग होती है, जिस तरीके से एक्सपेरिमेंटेशन के नाम पर झूठ के पुलंदे आपके सामने पेश किए जाते हैं, शोध में भी होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अकेले एक एक क्षेत्र तक ही सीमित है। बहुत शोधार्थी भी ये काम में लिप्त हैं कि ऑलरेडी किसी की बनी बनाई थीसिस, किसी की बनी बनाई शोध पत्र को उठाया, दाएं बाएं किया, जिसको हम सलामी पब्लिकेशन कहते हैं। सुना होगा शायद ये शब्द आपने, सलामी पब्लिकेशन। तो ये यही सब बातें हम लोग करने वाले हैं। बहुत ही प्रासंगिक है, तो बहुत ही रेलेवेंट है। काफी विधिक लड़ाइयां इस पे देखी गई हैं। और इसके पहले मैं देख पा रहा था कि अगर मैं सही जा रहा हूँ, शैलेंद्र सर मुझे करेक्ट करेंगे, ऑलरेडी रिसर्च एथिक्स पर एक सेशन हो चुका है। तो कहीं ना कहीं जब एथिक्स की बात आती है, एथिक्स की जरूरत इसीलिए पड़ती है क्योंकि हमें ये बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब भी हम शोध कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आचार विचार, जिसको कहते हैं मन का मंशा क्रम वाचा, यानी मन क्रम वचन, ये तीनों से हम क्या एथिकल हैं या नहीं है। अब देखा, कहना बहुत आसान है, कहा जाता है पर उपदेश कुशल बहुत है। तो उपदेश देना बहुत आसान है, लेकिन ये भी देखा गया कि इन द नेम ऑफ द प्रैक्टिकलिटी sometimes you get into the falsification, sometimes what happens that you get into the fraudulent things, sometimes you rather get into the different short routes rather. Research in the name of completion of the research on time, you rather get into the short routes, and short routes would invite what already existing data, already has existing phenomena, and you start copying it, start plagiarizing it, start unauthorized using it. We call it as in Copyright Act, it has been deemed as copyright free writing, यानी दूसरे की संपत्ति का बिना परमिशन यूज करना, फ्री राइडिंग, मुफ्त की सवारी। तो ये भी करते हैं शोध के को जल्दी खत्म करने के। कई बारी ये भी आरोप लगाया जाता है कि साहब गाइड का बड़ा प्रेशर है और समय से शोध पूरा करना है, तो भाई ऐसा करते हैं कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो शोध पत्र है या थीसिस है उससे उठाया, उसको दाएं बाएं किया। और लेकिन ये बात ध्यान रखिए कि जैसा मैंने कहा तकनीक के अपने कई आयाम हैं। आज की मॉडर्न तकनीक से हम ये बिल्कुल बड़े आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन सी लाइन कहां से उठाई गई है। और चूंकि वो लाइन जो है वो आईपी है, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है किसी की ऑलरेडी। बहुत बार लोग ये सोचते हैं कि साहब जो ज्ञान है अगर पब्लिश नहीं हुआ है और या उसकी कॉपीराइट अगर अगले ने नहीं ली है तो मैं उसको कॉपी कर सकता हूं। टेक्निकली लगता है कि ये हो सकता है, लेकिन अगर अगले ने प्रूव कर दिया कि नहीं, भले ही उसने कॉपीराइट लिया हो या नहीं लिया हो, ये भी ध्यान रखें, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, भले ही उसने कॉपीराइट लिया हो या नहीं लिया हो, अगर उसने ये प्रूव कर दिया कि जो लाइन जो शोध आप अपनी रूप में उसको प्रेजेंट कर रहे हैं वो उसने ऑलरेडी कहीं ना कहीं प्रयोग कर रखा है, तो फिर आप फंस जाएंगे। वो बौद्धिक संपदा का हनन में आएगा और वो बहुत बड़ा क्राइम है। तो इसी सब विषय पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो थोड़ा सा पीपीटी अपलोड करते हैं, फिर उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाया जाए। मैं 1 मिनट दीजिए, मैं शेयर करता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ।
आज का विषय, जैसा कि मैंने मैडम ने बताया कि ग्रोइंग रोल ऑफ आईपीआर इन रिसर्च। आप देखोगे कि जो पब्लिकेशन मिसकंडक्ट है, जो कह रहा था, प्लेगरिज्म है, फैब्रिकेशन है, फॉल्सिफिकेशन है, ये तीनों कहीं ना कहीं आईपी वायलेशंस में आते हैं। जब आप ऑलरेडी, प्लेगरिज्म इज अप्रोप्रिएशन ऑफ अनदर पर्सन्स थॉट, आइडियाज, data, figures, research method, words without giving appropriate credit, over citation of the another person's published work। तो होता क्या है कि जब आप किसी की ऑलरेडी प्रकाशित कृति या अप्रकाशित कृति का, जब आप बिना बिना ऑथेंटिकेशन किए हुए या रेफर किए हुए आप उसको अपनी तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, तो दैट कम्स अंडर द प्लेगरिज्म। वो जमाना गया जब आप कर लेते थे और पकड़ा नहीं जाता था। आज का जमाना ये है कि ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि वो तो एक शब्द तक पकड़ लेते हैं। ऐसा बिल्कुल मत करिए। आप लोग काफी लोग इसमें से शोध छात्र होंगे, छात्राएं होंगी, और कई बार ये शॉर्ट रूट आपको अट्रैक्ट करता है। ये होता है कि भाई इतना कौन प्रयास करे, तो उठाते हैं। आजकल तो ऐसे सॉफ्टवेयर भी आ गए हैं कि आप उठाइए और उनको डालिए, वो रिफ्रेश करके दे देता है। लेकिन ये सब चीजों से क्या होता है कि प्लेगरिज्म में अगर आप पकड़ गए, तो उसमें आपका चारित्रिक हनन तो है ही है, मानसिक कष्ट भी आपको होगा, शारीरिक कष्ट भी होगा, और ये भी हो सकता है कि भौतिक, इसके अलावा वित्त नुकसान भी हो सकता है। यानी देयर कुड बी अ पेनल्टी दैट कुड बी इम्पोज्ड ऑन द वायलेशंस ऑफ द आईपी, right? If you just go by the Copyright Act, you are going to find out that huge penalty, huge, what you call sentences have been mentioned। मैं सभी शोध छात्राओं और छात्रों से कहूंगा कि एक बार कॉपीराइट एक्ट जरूर पढ़ें, क्योंकि उसमें काफी अच्छे से बताया गया है कि आप किस तरीके की चीजें प्लेगरिज्म में आएंगी, फैब्रिकेशंस में आएंगे। तो अगर आप फैब्रिकेशंस देखेंगे, यानी जिसको कहते हैं कॉक एंड बुल स्टोरी, यानी हवाई बातें करना, फैब्रिकेट कर देना, ठीक है। जिसको कभी कभी कहते हैं कि चावल है उसको भात बना देना, ठीक है। आप जब फैब्रिकेशन करते हैं, यानी हवाई किले बांधते हैं, तो जाहिर सी बात है, यानी फैब्रिकेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग अप डेटा रिजल्ट्स विदाउट हैविंग परफॉर्म रेलेवेंट रिसर्च। यानी कि आपने किया नहीं, और बस जैसे मैं पर्सनली, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं ऐसे व्यक्तियों को जानता हूं, they are so good in terms of the softwares, they have already prepared a pre-cooked data, यानी उन्होंने डेटा सेट बना रखा होता है। आप उनसे कहिए ये लीजिए वेरिएबल, ये लीजिए कंस्ट्रक्ट, ये लीजिए आइटम्स, राइट? ये शोध में भाषा, ये समझ में आपको आ रहा होगा वेरिएबल क्या चीज होती है, कंस्ट्रक्ट क्या होता है, आइटम क्या होता है, ये सब इस पर मैं नहीं जाऊंगा, आपको पता होगा। अब वो आप उनको दीजिए वेरिएबल, वो डेटा सेट तैयार रखते हैं, और आपका मॉडल तैयार है। अब जो 3 साल की मेहनत वो आधे घंटे में आपको करके दे देंगे। इस बात को भी ध्यान रखिए कि जो हवाई होता है वो हवा में ही होता है, और वो बहुत दिनों तक टिक नहीं पाता। क्योंकि जो मैंने पिछले भी सत्र में इस बारे में बात किया था कि अगर कोई चीजें हवाई है, यानी फैब्रिकेटेड है, जो यथार्थ नहीं है, जो वस्तु स्थिति पर बेस्ड नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो बहुत दिनों तक टिक नहीं सकता, और कुछ प्रश्नों के बौछार में ही शोधार्थी फंस जाता है, और उसके बाद का परिणाम आप समझ सकते हैं कि जो सामाजिक बेइज्जती है। मैं ऐसे सीनियर प्रोफेसरों का नाम अभी बताऊंगा आपको, वो पकड़े गए और उनका पूरा करियर बर्बाद हो गया। और किसी जमाने में, चूंकि मैं तो प्रयागराज का हूं, वहां पर एक लोकोक्ति चलती है, यानी कि जिसको हम एनेक्डोट्स कहते हैं, कि भैया गंगा में हिल के उनके बारे में कसम खाई जा सकती है। तो कई ऐसे महान शिक्षाविद जो सो कॉल्ड हुए, और बाद में पता चला कि साहब वो दे वर इन्वॉल्व इन प्लेगरिज्म, फैब्रिकेशंस एंड फॉल्सिफिकेशन। दुनिया गोल है, इस बात को भी आप ध्यान रखें, दुनिया गोल है, और ये जो फॉल्सिफिकेशंस हैं, फैब्रिकेशंस हैं या प्लेगरिज्म है, वो कहीं ना कहीं पकड़ा जाता है। हो सकता है कई बार आप बच भी जाए, लेकिन एक बात मैं ईमानदारी से बोलता हूं, आप दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, अपनी आत्मा से झूठ नहीं बोल सकते।
तो ये जो बौद्धिक संपदा है, अगर आपने किसी की चोरी करी है या आपका किसी ने चोरी किया है, तो वो जो जमीर है वो आपको हमेशा कचोटता रहेगा। और एज अ शिक्षाविद, एज एन एकेडमिशियन, you would always be rather hampered and shackled by this sense of guilty, right? जिसको हम गिल्टी कॉन्शियस कहते हैं। तो ये जो गिल्टी कॉन्शियसनेस है, इससे बचने के लिए बुद्धिमानी यही है कि शुद्ध शोध करें, ज्यादा बेहतर है, और किसी की बौद्धिक संपदा का हनन न करें। तो हम लोग आगे भी बात करेंगे कि ये है क्या, इसमें क्या क्या चीजें लागू होती है। अगर ये बात समझ में आ गई कि प्लेगरिज्म क्या है, फैब्रिकेशन क्या है, फॉल्सिफिकेशन is a practice of changing data results intentionally, such as misleading conclusions. यानी जब आप डेटा, लेट्स से मैं कहूं x और मैं उसको प्रेजेंट कर दूं y, तो देन दैट इज द फॉल्सिफिकेशन। आपने सत्यम का केस सुना होगा, रामलिंगम राजू, राइट, बहुत बड़ा, जिसके बारे में कस्में खाई जाती थी। मतलब उस जमाने में जब हम लोग एमबीए कर रहे थे, तो ये मतलब आइकन, ये सब आइकन हुआ करते थे, बिजनेस आइकन हुआ करते थे, रामलिंगम राजू। लेकिन बाद में डेटा फजिंग में, फॉल्सिफिकेशन में पकड़े गए। उनकी कंपनी, मतलब अगर जो मेरे ग्रुप के हैं वो जानते होंगे कि इंडिया की वन ऑफ द फर्स्ट tiffy.com, यानी जो ईमेल सर्विसेज थी, वो उन्होंने ही लॉन्च करी थी। अब ये सब होने के बाद भी वो पकड़े गए फॉल्सिफिकेशंस, फैब्रिकेशंस। और उसके बाद आज रामलिंगम राजू को कौन जानता है? मुझे लगता है कि जानता भी होगा तो बदनामी के कारण जानता है। तो इन सब चीजों का ये नुकसान है। थोड़ा बहुत और आगे बढ़ते हैं। कई बारी ये जो बौद्धिक संपदा, ये अगर आप थोड़ा बहुत समझ पा रहे हो तो किस तरीके से होता है कि यानी कि आप लिखा किसी और ने और ऑथरशिप किसी और के पास है। कई बारी लोग अपने स्टूडेंट से लिखवा लेते हैं, कई बार अपने रिसर्च स्कॉलर से लिखवा लेते हैं और अपना नाम दे देते हैं। कई बारी आप डुप्लीकेट मल्टीपल सबमिशन करते हैं, जो कि देखा जाए तो वो भी एक तरीके से गलत है, और एथिकली देखा जाए तो वो काफी गलत माना जाता है। ओवरलैपिंग पब्लिकेशंस देखा जाए, यानी refers to the practice of publishing a paper overlap substantially with one already published। तो आजकल जैसा कि जो रैट रेस चल गई है इन टर्म्स ऑफ रिसर्च, आपने ऐसा सुना होगा कि आज सारे जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपने, खासतौर से जो प्रोफेसर्स हैं, शिक्षाविद हैं, उनके लिए मैंडेटरी क्राइटेरिया हो गया है कि हर साल आप इतने शोध पत्र छापें। अब होता क्या है कि है तो ये बौद्धिक क्रियाकलाप। अब बौद्धिक क्रियाकलाप जब प्रेशर में की जाए, यानी अंडर कोएशन और द कंपल्शंस, I personally feel that under coercion and compulsions you cannot go for a intellectual activity. So normally this happens that people start having the overlapping publications, यानी एक पेपर को दाएं बाएं A B C D करके, तो ये जो दाएं बाएं वाला कॉन्सेप्ट है, ये भी कहीं ना कहीं मिसकंडक्ट में आएगा और वॉयलेशंस में आएगा। सलामी पब्लिकेशन, जैसा कि मैंने बोला था कि सलामी पब्लिकेशंस ही अपने आप में बौद्धिक यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का वॉयलेशन है। कभी कभी आपने जुमला सुना होगा कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। ये जो भानुमती का कुनबा है ये बड़ी जल्दी बिखर जाता है, क्योंकि उसमें आपका कंट्रीब्यूशन होता नहीं। आप ऑलरेडी 10-12 पेपर उठाते हैं, उसमें से कुछ इधर से उठाया, कुछ उधर से उठाया, और उठाकर आपने कह दिया साहब ये मेरा शोध पत्र है। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि एक बहुत बड़े प्रोफेसर आए मेरे पास, उस समय उनकी पीएचडी नहीं थी। उनको पता चला कि साहब मैं एनआईटी से पीएचडी हूं, तो उनको लगा कि ये बड़ा ज्ञानी आदमी होगा। फिलहाल अब ज्ञान कितना है वो तो आप बताएंगे। तो वो आए मेरे पास, उन्होंने कहा सर ऐसा है, आप मेरी पीएचडी में कुछ मदद कर देंगे क्या? मैंने कहा हाँ बिल्कुल, मैं जो मेरे सामर्थ्य में मैं कर दूंगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, मेरा सारा डेटा तो तैयार है और मैंने सारी एनालिसिस भी कर दी है, मुझे थीसिस लिखनी है, तो आप ऐसा करो कि लिटरेचर रिव्यू और इंट्रोडक्शन आप लिख दो। रिसर्च गैप, लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च प्रॉब्लम, बिजनेस प्रॉब्लम। मैंने कहा सर आप ये बताइए कि आपने डेटा एनालिसिस कर लिया, आपका डेटा भी आ गया, तो ये आया कहां से?
मतलब मेरा जो प्रश्न था वो ये था कि विदाउट रिसर्च प्रॉब्लम रिसर्च गैप आप ये कैसे डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। तो यानी जो मैंने भी इंसिडेंट आपको पहले बताया, यानी उन्होंने भी वही काम कर रखा था, यानी ऑलरेडी डेटा सेट तैयार, आपने वेरिएबल डाला और उसके बाद की कहानी आपको पता है। So that comes under the salami publication when you rather pick some pieces, excerpts from the different already published papers, and then you rather compile it simply, rather compiling it, and rather try to give the shape of a new research paper. So technically, it comes under the salami publications, and salami publication is a gross violation of the IP. ये बहुत बड़ा बौद्धिक संपदा का हनन माना जाता है, तो इनसे भी बचना चाहिए। तो ये है सलामी पब्लिकेशंस। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आता है कि जब कई बार आप ऑथर्स, आपका एम्प्लॉयर, आपका जो स्पॉन्सर्स है, आप ऑर्गेनाइजेशन में, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है कि होता क्या है कि आप शोध छात्र हैं या छात्रा है, आप ज्यादातर यहाँ पे जितने नजर आ रहे हैं वो होंगे और वो किसी न किसी इंस्टीट्यूशन से जुड़े होंगे। अब जो इंस्टीट्यूशन से आप जुड़े हुए वो आपको आधारभूत ढांचा मुहैया कर रहा है, तो जो शोध आप कर रहे हैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो आपका है, लेकिन जिस माध्यम से कर रहे हैं, जिस आधारभूत ढांचा के माध्यम से आपका शोध बढ़ रहा है, उसका भी उस पर कुछ हक बनता है। तो यहीं पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है कि जो आप थीसिस जमा करते हैं वो आपकी तो जरूर है, लेकिन उस पे जो मौलिक अधिकार तो आपका होगा, लेकिन भौतिक अधिकार जो है वो उस संस्थान का होगा। यानी द थीसिस दैट यू आर सबमिटिंग वुड बी अ प्रॉपर्टी ऑफ द इंस्टीट्यूशन टू विच यू आर एफिलिएटेड। तो कई बार कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मामला है कि मेहनत हमने की, तो ठीक है, मेहनत आपने की तो मौलिक अधिकार आपका है, लेकिन जो फंड आपको मिला, जो फैकल्टी आपको मिले, जो टीचर्स आपको मिले, जो लैब आपको मिली, जो आपको सुविधाएं मिली, वो तो संस्थान ने प्रोवाइड कराया है ना। तो अगर संस्थान आपको प्रोवाइड करा रहा है तो उसकी जो भौतिक अधिकार है उस थीसिस का या उस शोध पत्र का, वो संस्थान के पास जाता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। जो शोध आप करते हैं उसका आर्थिक दो कॉपीराइट में दो चीजें मेंशन्ड है, वो है आर्थिक अधिकार यानी इकोनॉमिक राइट्स एंड मॉरल राइट्स। शोध के मामले में मॉरल राइट्स आपके पास रहेगा, लेकिन जो उसका आर्थिक अधिकार है वो संस्थान के पास चला जाता है। तो इस बात को, जैसे लेट्स से मैं इस समय यूपीएस का एम्प्लॉई हूं, मैंने कोई इन्वेंशन करके कोई नया मॉडल बनाया, तो मॉडल पे तो अधिकार मेरा मौलिक जब मौलिक अधिकार की मैं बात करता हूं तो मौलिक अधिकार का, आई एम द फादर ऑफ दैट क्रिएशन। If I am a father of that creation, it means that I have the moral rights on that creation. It means that if anybody rather is getting into the unwarranted interventions, fudging or refurbishing of the data without my permission, then that shall be a violation of my moral rights. But if that institution to whom I am affiliated is involved in the commercial utilization, then I cannot object on it. आर्थिक अधिकार, मौलिक अधिकार, इसमें थोड़ा विभेद करने की आवश्यकता है। कई बार इस बात पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है। जहां न समझ में आप मुझे पूछ सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। तो ये हो गई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ऑथरशिप पे मैंने पहले बता रखा है कि ऑथरशिप कन्फर्स क्रेडिट एंड हैज इंपॉर्टेंट academic, social, financial implications. Authorship also implies responsibility, accountability for the publisher. ऑथरशिप यानी कि लेखन अधिकार, इससे दो चीज फायदा होता है। पहली बात, आपका नाम जुड़ जाता है और आपका उस प्रॉपर्टी पे अधिकार सिद्ध हो जाता है। मेरी गाइड मुझसे अक्सर कहा करती थी कि राजेश, एक बात याद रखना कि ये जो लेखन अधिकार है वो जल्दी छीना नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि शोध छात्र का नाम और पर्यवेक्षक का नाम और अपने पिता का नाम,
बदला नहीं जा सकता। मतलब वो बहुत ही स्लैंग भाषा में यूज करके बोलती थी, देखो बेटा याद रखना, यानी कि गाइड और अपने बाप का नाम बदला नहीं जा सकता। तो ऑथरशिप से कहीं ना कहीं अधिकार सिद्ध होता है और वो आपको फायदा भी करता है और इसके साथ अकाउंटेबिलिटी भी सेट करता है, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस जो है उससे भी वो भी आपका वेरीफाई होता है। अब आते हैं ये कॉपीराइट, जो कि बौद्धिक संपदा की बात हो रही थी। तो चूंकि शोध में दो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कॉपीराइट और पेटेंट्स। तो पहले मैं पेटेंट्स पे बात करना चाहूंगा, क्योंकि जो साइंस और इंजीनियरिंग के जो शोध हैं उस पर काफी कुछ पेटेंट्स का इशू आता है। मैं एक दूसरी स्लाइड भी आपसे शेयर करता हूं, जस्ट अ मिनट। बस 1 मिनट लगेगा, बस 1 मिनट। मुझे लगता है पेटेंट वाली स्लाइड में कुछ प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, मैं उसको शब्दों के माध्यम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। आई थिंक तो मैं दो विषयों पे बात करना चाह रहा था, कॉपीराइट और पेटेंट पे। पेटेंट आपका जो इंजीनियरिंग और साइंस का जो इन्वेंशन है, यानी जो शोध है, उस पर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेट्स से आप इंजीनियरिंग के से शोध कर रहे हैं और इस दौरान आपने कुछ नया डेवलप किया, वो पेटेंट की परिधि में आएगा। लेकिन इसके पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि क्या चीज आएगा क्या चीज नहीं आएगा, तो पहले ये बात समझ ली कि पेटेंट किस बात पे मिलता है। पेटेंट इस बात पे मिलता है कि अगर आपने कोई एक नया शोध किया और उस शोध की बदौलत आपने कोई नई चीज का अनुसंधान करते हुए आविष्कार किया, तो आविष्कार, और अगर वो आविष्कार समाज उपयोगी है, अगर वो आविष्कार समाज उपयोगी है और उसकी वाणिज्यिक मूल्य है, जिसको हम कहते हैं कमर्शियल वाइबिलिटी, यानी समाज उपयोगी यानी कि सोशल वाइबिलिटी एंड कमर्शियल वाइबिलिटी। अगर कमर्शियल वाइबिलिटी है, अगर यूनिक है, अगर आप यहां नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। पेटेंट की जो क्वालिफिकेशंस है, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं उसको, some of the basic qualification of the patent is that it should not be mere discovery, यानी कि ये सिर्फ खोज नहीं होना चाहिए। खोज और आविष्कार में फर्क है, इस बात को भी मैं थोड़ा सा समझाऊंगा आपको कि खोज और आविष्कार में क्या फर्क है। लेकिन पहले
पहले उस बात को पहले नोट कर लें कि क्या बेसिक जो क्वालिफिकेशन है पेटेंट की, पहला है कि ये सिर्फ खोज नहीं होनी चाहिए, ये कहीं ना कहीं नॉवेल होना चाहिए। इट शुड बी नॉवेल। नॉवेल मतलब यानी न भूत हो न भविष्य हो। इसका मतलब ये है कि भूत में कभी ये प्रयोग में नहीं रहा हो और भविष्य में अभी आने की कोई संभावना ना, तो ना भूत हो ना भविष्य हो, यानी नॉवेल्टी क्लॉज जिसको हम कहते हैं। नॉन ऑब्वियस क्लॉज, थर्ड जो क्लॉज है वो है नॉन ऑब्वियस क्लॉज। नॉन ऑब्वियस क्लॉज होता है यानी कि मैं ये कहूं कि इंसान दो पैर से चलता है, आप कहोगे सर ये बहुत नॉर्मल बात है, इसमें नई बात क्या है। लेकिन मैं कहूं कि नहीं साहब, भविष्य में ये दो पैर से नहीं चलेगा, इसको पैरों की आवश्यकता ही नहीं होगी। तो यहां पर मैं कुछ नॉन ऑब्वियस बात कर रहा हूं, यानी कि जिसको कहते हैं कि जो ना सुना गया हो ना देखा गया हो। अगर मैं ये बात साबित कर दूं कि भविष्य में इंसान बिना दो पैर के चलेगा और इस माध्यम से करेगा, यानी जो मैं आविष्कार मैंने किया है, जैसे हालांकि भी कुछ बच्चों ने मुझे बताया कि साहब जेट सूट आ गया है, जेट सूट से इंसान उड़ रहा है, तो इसी तरीके से भविष्य में बहुत से आविष्कार भी इससे होंगे जो नॉन ऑब्वियस कैटेगरी में आते हैं। नॉन ऑब्वियस कैटेगरी में मतलब यानी जो बहुत ही जो जिसको कहते हैं जन सामान्य में प्रचलित ना हो। तो अगर जन सामान्य में प्रचलित नहीं हो तो वो आविष्कार की श्रेणी में आएगा। चौथा जो सबसे बड़ी चीज है वो समाज उपयोगी होना चाहिए। समाज उपयोगी का मतलब यानी ऐसा शोध, ऐसा आविष्कार जो समाज के उपयोगी नहीं है बल्कि समाज के लिए हानिकारक है, वो आविष्कार की श्रेणी से निकाल दिया जाता है। आपने अक्सर सुना होगा कि ह्यूमन क्लोनिंग, शायद आपने ये शब्द सुना होगा, ह्यूमन क्लोनिंग को बैंड किया गया है। आविष्कार वो भी है, जरा ध्यान रखिएगा, आविष्कार वो भी है, क्लोनिंग पे खूब रिसर्च होती है, शोध होता है, लेकिन और शीप, आपको पता होगा जो भेड़ थी वो पहली क्लोन की गई थी। भेड़ के बाद और भी कई जानवरों की क्लोनिंग की गई। कुछ ऐसे मृत प्राय जो स्पीसीज हैं, यानी कि जो प्राणी हैं जो आज से 100 साल 200 साल 1000 साल पहले खत्म हो गए, उनको क्लोनिंग के माध्यम से जीवित किया जा सकता है, उसमें कोई परेशानी नहीं। लेकिन डायनासोर की क्लोनिंग अगर हो गई तो क्या होगा। तो यानी समाज उपयोगी जो है वो वही अलाउड है, परमिसिबल है, अदरवाइज वो रिस्ट्रिक्टेड है। इसीलिए ह्यूमन क्लोनिंग को बैन किया गया, क्योंकि लोगों ने कहा कि साहब ह्यूमन क्लोनिंग आप अलाउ कर देंगे तो इसका नुकसान जानते हैं क्या होगा। इसका नुकसान ये होगा कि अगर रावण की क्लोनिंग हो गई तब क्या होगा। एक रावण के लिए तो राम पैदा हो गए, तो फिर राम की क्लोनिंग करनी पड़ेगी। या फिर एडोल्फ हिटलर, बेनितो मुसोलिनी, या फिर ये जो बड़े बड़े तानाशाह हुए, ईदी अमीन, इनकी क्लोनिंग हो गई तो फिर समाज को झेलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ह्यूमन क्लोनिंग को बैन कर रखा है। यानी जो पेटेंट का जो क्वालिफिकेशन है वो ये है, इट शुड बी नॉन ऑब्वियस, इट शुड नॉट बी डिस्कवरी। सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, आप सभी को पता है कि सूरज पूरब से निकलता है। या फिर एक बड़ी अच्छी कहानी आती है कि साहब जो न्यूटन साहब थे वो पेड़ के नीचे बैठे थे और सेब गिरा और उसके बाद गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत प्रतिपादित हो गया। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत वो खोज में आता है, ना कि आविष्कार में आता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल जो था वो पहले से ही था। तो जो चीज पहले से पृथ्वी पे मौजूद है वो आविष्कार की श्रेणी में नहीं आती, और आविष्कार अगर आप क्लेम कर रहे हैं तो वो वायलेशन माना जाएगा। तो इस बात को याद रखिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया के 3 बड़े आविष्कार क्या थे तो बहुत कम लोग जानते होंगे। 3 बड़े आविष्कार में आता है आपका पहिया, आग और बल्ब। तो एडिसन साहब वो आविष्कार है, ठीक है। पहिया के बारे में भी काफी इस पे विवाद है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि जब जो आदि मानव था वो जब गिरता घूमता हुआ पत्थर उसने पहाड़ से देखा तो शायद इंस्पायर्ड होगा। अब यहीं पर एक शोध की एक नई बहस छिड़ती है बौद्धिक संपदा के नाम पर, कि क्या जो हम शोध करते हैं वो उसमें नॉवेल्टी क्लॉज हमेशा ले आएंगे, न्यूनेस क्लॉज या नॉवेल्टी क्लॉज लेके आ पाएंगे। क्योंकि
बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने ये बात कही है कि हम शोध जरूर करते हैं और आविष्कार जरूर करते हैं, लेकिन सारी आविष्कार कहीं ना कहीं इट्स बेसिकली अ रेप्लिका ऑफ द नेचर्स आर्ट। यानी प्राकृतिक जो सौंदर्य है, यानी जो प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक जो चरित्र आर्ट है, हम उसी से इंस्पायर्ड होते हैं। जो हमारा वायुयान है वो चिड़िया से इंस्पायर्ड है, जो जलयान है वो जो है मत्स्य प्राणियों से इंस्पायर्ड है, या फिर अगर आप कोई भी चीज, जो फूल है जिसको जो आप जो डायनेमिक्स ऑफ जिसको डिजाइन कहते हैं, आप जितने भी डिजाइन देखोगे, अभी शोध हुई है इस बात पर कि अभी तक कोई फूल प्रूफ डिजाइन नहीं लेके आ पाए, क्योंकि जो प्राकृतिक जो डिजाइन है उससे बेहतर, उसका एंगुलर जो डिजाइन है उससे बेहतर हम अभी तक नहीं ले पाए। यानी जो भी शोध है वो कहीं ना कहीं एग्जिस्टिंग चीजों से इंस्पायर्ड होता है। इंस्पिरेशंस होना अलग बात, चोरी करना अलग बात। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो पेटेंट में हमेशा याद रखिएगा कि पेटेंट का जो कॉन्सेप्ट है, यानी अगर आप कोई नया आविष्कार करते हैं, शोध के दौरान आप नया आविष्कार करते हैं, तो वो, और अगर उसकी सामाजिक उपयोगिता है, और पेटेंट में एक टर्म और भी आता है जिसको हम कहते हैं फंक्शनैलिटी क्लॉज। फंक्शनैलिटी क्लॉज ये होता है कि मैं कहूं कि ये पेन है, या अगर आप देख पा रहे हो ये बॉटल है, अगर आप देख पा रहे हो, चले सर देख पा रहे हैं आप बॉटल? तो ये अब इस बॉटल को जब मैं टॉर्क लगाता हूं, साइंस के जो विद्यार्थी हो जानते हो कि ये जब तक इसमें टॉर्क नहीं लगेगा, ये टॉर्क लगा, अब ये टॉर्क लगा, ये खुलता जा रहा है, फिर उसके बाद मैंने एंटी टॉर्क लगाया, बंद हो गया। अब इसमें शोध का क्या विषय है? अब इसमें शोध का विषय ये है कि क्या मैं भविष्य में कुछ ऐसे टेक्निक लेके आऊं कि विदाउट टॉर्क लगाए ये बॉटल खुल जाए। अगर मैं ये ऐसा डिजाइन लेके आ पा रहा हूं तो वो कहलाएगा पेटेंट का के परिधि में आ जाएगा। यानी इफ आई एम एबल टू एड सम न्यू फंक्शनैलिटी, यानी या फिर न्यू प्रोडक्ट, अगर मैं एक एकदम ही अलग से बॉटल बना दूं जो कि इस तरीके का बॉटल मौजूद, यानी जो मौजूद बॉटल्स हैं उससे एकदम अलग हो, तो वो पेटेंट की श्रेणी में आएगा। या फिर मैं एग्जिस्टिंग बॉटल में कुछ ऐसा सुधार करूं जो कि इसकी उपयोगिता बढ़ जाए, यानी कि इसको हम कहते हैं कुछ लोग इसको डिस्ट्रप्टिव इनोवेशंस कहते हैं। आई थिंक आपने सुना होगा डिस्ट्रप्टिव इनोवेशंस। डिस्ट्रप्टिव इनोवेशंस का मतलब होता है कि जब हम समाज में प्रचलित जो आविष्कार है उसकी उपयोगिता खत्म कर दें और खत्म करके एक नए आविष्कार को लेके आए और उससे उसकी उपयोगिता स्थापित हो जाए, तो बेसिकली इसको डिस्ट्रप्टिव इनोवेशंस कहते हैं। जैसे हमारे जमाने में वॉकमैन हुआ करता था, तो जो वॉकमैन है हम जब लगा के घुमा करते थे, उसको स्टाइल दिखाते थे। आज वॉकमैन गायब हो चुका। क्यों? क्योंकि जो मोबाइल फोन्स आ गए हैं उसमें म्यूजिक भी है, उसमें पिक्चर्स भी है, उसमें सब कुछ है। तो मोबाइल फोन इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रप्टिव इनोवेशंस, यानी कि एक ऐसा आविष्कार जिसने पुराने आविष्कार को, यानी पुराने प्रोडक्ट उत्पाद को खत्म कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया, डिस्ट्रक्ट कर दिया। ज्यादातर जो आविष्कार है, याद रखिएगा, ज्यादातर जो आविष्कार है और खास तौर से जो शोध हो रही है, उस शोध में जो कि इंजीनियरिंग और साइंस से संबंधित शोध है, उसमें डिस्ट्रप्शन का बहुत बड़ा रोल है। आजकल जो बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं वो अपने शोध छात्रों से कहते हैं कि भैया आप डिस्ट्रप्शन पे काम करिए, क्योंकि डिस्ट्रप्शन वुड लीड टू अ इन्वेंशन, राइट? तो और अगर इन्वेंशन आप साबित कर देते हैं तो आपको पेटेंट मिल जाएगा। ये याद रखिएगा। पेटेंट दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के पेटेंट होते हैं, वो है प्रोडक्ट पेटेंट और प्रोसेस पेटेंट। अगर जो इंजीनियरिंग या शोध साइंस के विद्यार्थी यहां मौजूद हैं उनके लिए ये इंफॉर्मेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
जो आर्ट्स से पीएचडी कर रहे हैं उनके लिए मैं कॉपीराइट पे बात करूंगा, लेकिन पहले मैं साइंस और इंजीनियरिंग वाले विद्यार्थियों के लिए बात कर रहा हूं कि दो चीज इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट पेटेंट एंड प्रोसेस पेटेंट। प्रोसेस पेटेंट क्या होता है कि जैसे ये बॉटल है, इस बॉटल को बनाने में जो विधि समाहित है, वो विधि जो है, यानी जो प्रोसेस है, उसको हम पेटेंट करते हैं। यानी अगर वो विधि संरक्षित परिधि में आ गई तो कोई उसकी चोरी नहीं कर सकता। अगर कोई चोरी करेगा तो देन दैट वुड बी अ वॉयलेशन। अब मामला यहीं पर चीजें खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन जैसा मैंने कहा, शोध, हम तो रिसर्च की बात कर रहे हैं। आजकल R&D is all about jugaad.com, right? Everybody is involved in some, jugaad and something like that. What happened? This jugaad it's catastrophic, it is annihilating. ये विपदा है। ये जो जुगाड़ नाम की जो चीज है वो विपदा है, क्योंकि ये जो जुगाड़ बनाने की ये जो इंटेंशंस है, ये हमारी जो मौलिकता है उसको समाप्त कर रहा है। होता क्या है कि अब मैं शोध छात्रों की तरफ से बात कर रहा हूं कि होता क्या है कि हमने ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग लेट्स से पॉलीमर का मैं वो कर रहा हूं। अब ऑलरेडी हमने उसकी केमिकल स्ट्रक्चर की एनालिसिस करी, हमें पता चल गया कि साहब ये वैलेंसी लगेगी, ये हो, इसका इलेक्ट्रॉन्स किया, और उसके बाद हमने इसको ऑल्टरेशन किया। ऑल्टरेशन करके हमने कहा नहीं साहब, हमने नया कंपाउंड बना दिया। अब चूंकि ऑल्टरेशन किया, अब वो जो केमिकल फॉर्मूला है वो टेक्निकली हो सकता है कि बदल भी जाए, और हमने कहा कि नहीं देखिए साहब, ऐसा ही ये प्रोडक्ट दूसरे से अलग है क्योंकि इसकी विधि जो है अलग है। अब ये किया कैसे? हुआ यूं कि हमने ऑलरेडी एक कंपाउंड को उठाया, उसकी केमिकल डायसेक्शन किया। डायसेक्शन करने के बाद हमने सारा जान लिया कि साहब इसमें ये इसके कंपोनेंट्स हैं, यानी कार्बन है, इसमें ऑक्सीजन है, इसके ऑक्सीजन की ये वैलेंसी है, इस तरीके। अब जब मुझे पता चल गया तो मैंने उसको ऑल्टरेशन करना शुरू, यानी विधि में बदलाव करना शुरू किया। तो यानी इसको हम कहते हैं प्रोसेस ऑल्टरेशंस या रिवर्स इंजीनियरिंग। यानी अगर मैं अब केमिस्ट्री से अगर आ जाऊं, यानी लेट्स से मैंने एक मोबाइल लिया, एप्पल का मोबाइल फोन लिया। अब एप्पल का मोबाइल फोन लेने के बाद हमने मैंने कहा कि साहब, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में, इंजीनियरिंग में एक टर्म आता है VLSI, यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, राइट। अब VLSI डिजाइन हमने उठाई, उसको फिर डाइसेक्ट किया जाके लैब में, फिर उसके बाद उसके आर्किटेक्चर को बदला। इसको कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। चाइना और रशिया में इसी बात पे बहस हुई थी कि चाइना ने रशिया से एक 5th जनरेशन फाइटर प्लेन लिया, उसको ले आया और रिवर्स इंजीनियरिंग किया, यानी प्रोसेस में बदलाव किया और अपना एक नया फाइटर प्लेन बनाया, जिसको कहा कि J5, यानी चाइना ने कहा कि मेरा ये अपना अलग शोध है, अपना एक नया प्रोडक्ट। तो ये जो चीज है ये बड़ा खतरनाक है। इसीलिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने एक नई विधा निकाली जिसको कहते हैं प्रोडक्ट पेटेंट। उन्होंने कहा मामला ही खत्म कर देते हैं। मामला ये है कि अगर बॉटल पर अगर पेटेंट मिल गया तो आप दुनिया की कोई नई विधि लेके आइए, अगर यही बॉटल बनना है तो अगर यही बॉटल, उसका अंत यही है कि बॉटल ये बन के आएगा, चाहे आप दुनिया का सारी विधि लगा दीजिए, अगर ये बॉटल यही बन के आएगा तो आपको इस पे पेटेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि इस पर पेटेंट ऑलरेडी मिल चुका है। तो इसको कहते हैं, इन ऑर्डर टू रन द चेकआउट अबाउट द प्रोसेस इंजीनियरिंग, or you can say reverse engineering, now we have the system of product patent। तो काफी शोध में ये बदलाव लिया गया कि नहीं, अगर एक प्रोडक्ट बन चुका है तो irrespective of the kind of mechanism that is involved or the changes, alterations or refurbishing that has been done or the modification that has been done will not be rather ratified, verified and retained by the patent offices। तो ये शोध में एक नई चीज आई है, आप लोग भी ध्यान रखिएगा, जो खास तौर से इंजीनियरिंग या साइंस के विद्यार्थी हैं जो शोध के दौरान नए आविष्कार का क्लेम करते हैं कि क्या जो आविष्कार आप क्लेम कर रहे हैं क्या वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है
अगर एग्जिस्टिंग है और उसकी फंक्शनैलिटी सेम है, यानी पेन का काम लिखना है, तो अगर सिर्फ वो लिख रहा है तो उस पर आपको पेटेंट नहीं मिलने वाला। आपको याद होगा कि हम सभी ने बचपन में पेंसिल यूज किया है, पेंसिल के ऊपर एक रबर, याद आ रहा है? बहुत कम लोग जानते हैं कि ये जो आविष्कार है एक बच्ची ने किया था। बाद में कंपनी ने जब ये देखा तो उन्होंने कहा बॉस ये तो बड़ी जबरदस्त चीज है, और पेंसिल के ऊपर उन्होंने रबड़ लगाया। उस बच्ची को बार बार रबड़ की जरूरत पड़ती तो उसने एक रबड़ उठाया और उसको कहीं से ग्लू से चिपका दिया। बाद में जब इस कंपनी ने देखा तो वो इसको इंट्रोड्यूस करके लेके आए। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि जब आप शोध कर रहे हैं तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि क्या वो शोध कहीं स्थापित आविष्कार पर बेस्ड तो नहीं है, क्या आप सिंपल रिवर्स इंजीनियरिंग तो नहीं कर रहे? अगर रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो वो मान्य नहीं होगा, वो फंस जाएगा। तो इसीलिए प्रोडक्ट पेटेंट वर्सेस प्रोसेस पेटेंट का कॉन्सेप्ट लिया गया। पहले प्रोसेस पेटेंट ही हुआ करता था, लेकिन जब इस तरीके का जुगाड़.com का शोध यानी R&D शुरू हो गई, रिवर्स इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट शुरू हो गया, तो उसके बाद ये देखा गया कि साहब इसकी जरूरत है और इसीलिए प्रोडक्ट पेटेंट का कॉन्सेप्ट लेके आए। इसके अलावा पेटेंट में कई चीजें हैं। जैसे इसका मतलब ये नहीं कि फिर आप ये पूछ सकते हैं कि साहब फिर तो जो भविष्य के शोधार्थी है वो करेंगे क्या, खासतौर से इंजीनियरिंग या उसके, क्योंकि ज्यादातर चीजें तो आप कह रहे हैं कि साहब इंस्पायर्ड है, और सबसे बड़ी चीज है कि जो दुनिया का कोई भी बड़ा आविष्कार है, इट इज नथिंग बट अ रेप्लिका ऑफ द नेचर, राइट? मैं कहता भी हूं कि यस इट इज अ रेप्लिका ऑफ द नेचर, लेकिन आगे की भविष्य की जो शोध है वो आप कर सकते हैं, दैट इज इफ यू आर गिविंग ड्यू क्रेडिट रेफरेंसेस। इसको हम कहते हैं डिपेंडेंट वर्सेस इंडिपेंडेंट पेटेंट। यानी मैं कहूं कि ये बॉटल, फिर से मैं एग्जांपल उठाऊंगा, ये बॉटल मैंने लिया, अब मैं चाहता हूं कि इसमें कुछ ऐसा मैकेनिज्म लगाऊं कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाकर जब जब मुझे चाय की आवश्यकता महसूस हो, इस बॉटल को समझ में आ जाए और ये बॉटल समझकर मेरे पास आ जाए। आपको लगेगा क्या बकवास बात कर रही है, लेकिन इस तरीके की चीजों पे काम हो रहा है, राइट? आप सुनते होंगे ब्लूटूथ। ब्लूटूथ बेसिकली क्या था? ये माना जाता है कि इजिप्ट के फिरौन, जो इजिप्ट के फिरौन हुआ करते थे, वो बस ताली और ताली बजी काम हो गया। उसी तरीके से ब्लूटूथ का कॉन्सेप्ट आया। तो यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिस तरीके से ऑगमेंटेड रियलिटीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम चल रहा है, उस पर इस तरीके भविष्य में ऐसे बॉटल आ सकते। तो जो वो टेक्नोलॉजी बनेगी वो कहलाएगी डिपेंडेंट टेक्नोलॉजी, क्योंकि बॉटल टेक्नोलॉजी ऑलरेडी एग्जिस्ट है। इसको कहेंगे इंडिपेंडेंट टेक्नोलॉजी, यानी इंडिपेंडेंट पेटेंट। और जो भविष्य में बनेगा इसके बेस पर, यानी इसके बेस पर, यानी इससे आगे इसका उन्नत वर्जन जो आएगा वो कहलाएगा डिपेंडेंट पेटेंट। तो शोध में ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि डिपेंडेंट वर्सेस इंडिपेंडेंट पेटेंट का कॉन्सेप्ट। अगर आप कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फिनोमेना पे शोध कर रहे हैं, खासतौर से जो इंजीनियरिंग या फिर से मैं बात कर रहा हूं, वो हमेशा याद रखिए कि अगर इस तरीके कोई आविष्कार होता है तो वो कहलाएगा डिपेंडेंट पेटेंट का। इसके अलावा पेटेंट में बहुत सी चीजें इन्वॉल्व है। शोधार्थी के रूप में अगर देखा जाए तो आपके लिए इतना इंफॉर्मेशन काफी है। इसके अलावा अगर कमर्शियल चीजों पर बात करें तो जैसे अभी हाल में आपने सुना होगा, ये बवाल काफी उठा था, यानी कि कोविड की जो वैक्सीन आई थी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसको, यानी कि जो पूना वाला थे वो लेके आए थे। अब जब उस समय तो महामारी थी और कंपनी उसको मार्केट कर रही थी, तो दिल्ली के सीएम साहब केजरीवाल ने कहा कि साहब ऐसा करिए कि इसका जो फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला है, उसको सारी कंपनी को उपलब्ध करा दें। अब अगला तो कहेगा ना कि भैया मैंने इतनी मेहनत से इस पे शोध किया और बड़ी मेहनत से खोजा, और आप कह रहे हो कि अब इसको बंदर बाट कर दीजिए। तो इस पर भी काफी विवाद होता है। तो ये बात याद रखिएगा कि चूंकि अब यहाँ पे मैं कमर्शियल यूटिलाइजेशन की बात कर रहा हूं, तो कई बार ऐसा होता है संस्थान या व्यक्ति विशेष कोई एक नया आविष्कार करता है, शोध करता है, उस शोध की सामाजिक उपयोगिता है, सामाजिक उपयोगिता के साथ उसकी सामाजिक आवश्यकता है,
और सामाजिक आवश्यकता वो भी जब महामारी की स्थिति आ जाए, महामारी, आपदा। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि महामारी, आपदा के केस में आपके शोध के जो अधिकार है, जो विशेषाधिकार है, जिसको हम प्रोप्राइटरी राइट्स कहते हैं, एक्सक्लूसिव राइट्स कहते हैं, वो स्थगित हो जाते हैं। यानी that stands almost nullified, that stands almost suspended, that stands almost non-functional। तो जब भी इस तरीके की चीज आएगी तो वहां पर आपका पेटेंट अधिकार स्थगित हो जाएगा। सरकार के पास ये अधिकार है कि वो आपके अधिकार को स्थगित कर सकती है, उसको टर्मिनेट कर सकती है, आपके शोध के को यूज कर सकती है और क्रेडिट देगी, लेकिन आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिएगा, कोई पूछेगा कि साहब प्रॉपर्टी क्या है, क्योंकि मैं यहां पे बात कर रहा हूं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, तो ये संपदा का जो कॉन्सेप्ट है, संपदा और वस्तु, इसमें दो चीज आती है। वस्तु क्या है? ये वस्तु है, ये वस्तु है, कप है। लेकिन मैं कहूं कि ये राजेश त्रिपाठी का कप है, तो इसके लिए राजेश त्रिपाठी को प्रूव करना पड़ेगा। प्रूफ कौन करता है? प्रूफ राजेश त्रिपाठी कोई डॉक्यूमेंट लेके आएंगे और उस डॉक्यूमेंट को रेटिफाई करेगा गवर्नमेंट। तो आप हमेशा याद रखिए कि जो संपदा है वो सरकार के विशेषाधिकार में निहित है। यानी इट इज अ प्रेरोगेटिव ऑफ द लैंड ऑफ लॉ ऑफ लैंड टू रिस्ट्रिक्ट्स द यूज, टू रिस्ट्रिक्ट्स, रेटिफाई एंड वेरीफाई योर राइट्स एंड द प्रॉपर्टी। तो पेटेंट राइट्स आपका स्थगित हो जाता है, खास तौर से आपदा के केस में। जैसा कि ये जो कोविड वैक्सीन के मामला हुआ था, उसमें ये बात थी कि अगर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसको समय पर नहीं दे पाएगा या फिर जितनी क्वांटिटी में चाहिए, तो अगर नहीं कर पाता, तो फिर कंपल्सरी, जिसको हम कहते हैं कंपल्सरी लाइसेंस, गवर्नमेंट रिजर्व्स इट्स राइट टू इशू द कंपल्सरी लाइसेंस टू ऑल द necessary companies which could ensure the paucity or rather to fill the gap of the paucity in the market। यानी कि जो खालीपन है, जो उत्पाद और सप्लाई में जो गैप है, उसको दूर करने के लिए गवर्नमेंट पेटेंट राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। एक बात हमेशा याद रखिए कि चूंकि आजकल शोध भौगोलिक स्तर पे किया जा रहा है, तो हमेशा याद रखिए कि जो शोध है, ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, वो हमेशा सीमा विशेष पर है। यानी कि यू आर नॉट हैविंग द सार्वभौमिक, और जिसको हम कहते हैं ग्लोबल राइट्स नाम की कोई चीज नहीं होती। कई बारी लोगों को इस बात का गलत इंफॉर्मेशन होता है कि अगर मैंने कहा कि मेरे पास कॉपीराइट है, अगर मैंने कहा मैंने कोई शोध पत्र छापा और उस पे कॉपीराइट मिला, या फिर मैंने कोई आविष्कार किया जिसपे मुझे पेटेंट मिला, तो वो पेटेंट भौगोलिक अवस्था पर ही निहित है। अर्थात कहने का मतलब ये है that your right is reserved and its premise is restricted and confined to that particular geography only। यानी भारत में मिला पेटेंट अमेरिका में मान्य नहीं होगा। कई बार लोगों को इस बात का गलतफहमी होता है। तो अब अगला प्रश्न ये आ सकता है कि साहब लेट से मैंने बड़ी मेहनत से शोध करी और शोध करके मैंने कुछ बनाया या रिसर्च पेपर लिखा, तो क्या अमेरिका वाला उड़ा ले जाएगा? तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि देयर इज अ इंटरनेशनल मैकेनिज्म जिसको हम कहते हैं क्लॉज ऑफ फर्स्ट यूज एंड क्लॉज ऑफ नेशनल ट्रीटमेंट। यानी राजेश त्रिपाठी के पास लेट से पेटेंट है और अब मैं अमेरिका में मैं गया और मैं चाहता हूं कि अमेरिका में मेरा अधिकार सुरक्षित हो, तो मुझे वहां का अधिकार मिलेगा क्लॉज ऑफ फर्स्ट यूज करते हुए। यानी वो वेरीफाई करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि क्या राजेश त्रिपाठी के पास पेटेंट है। अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि हाँ मुझे मेरा पेटेंट यहाँ मिल चुका है, तो अमेरिकन गवर्नमेंट उसको क्लॉज ऑफ फर्स्ट यूज का क्लॉज यूज करते हुए मेरे अधिकार को वहां पर मान्यता दे देगी, सब्जेक्ट नॉट टू गेट इनटू द ऑब्जेक्शंस। यानी इफ समबडी फाइल्स ऑब्जेक्शंस, यानी ऑब्जेक्शन अगर किसी तरफ आ जाता है तब मामला फंसेगा। इंडिया में भी यही चीज है, आपने कोई शोध करा, आविष्कार किया, कोई रिसर्च पेपर लिखा, अगर किसी ने ऑब्जेक्शन कर दिया तो फिर वहां पर आपको प्रूव करना पड़ेगा कि नहीं, या तो ऑब्जेक्शन नलीफाई है, ये इसका कोई सैंक्टिटी नहीं है, नहीं तो आप फिर से वायलेशन में
फंस जाएंगे। तो साइंस के जो शोधार्थी हैं, इंजीनियरिंग के जो शोधार्थी हैं, उनको ये बात समझ में आनी चाहिए कि जो पेटेंट है वो दो तरीके से काम करता है, यानी कि भौगोलिक परिधि और अंतर्राष्ट्रीय परिधि। अंतर्राष्ट्रीय परिधि में आपको अपने अधिकार को संरक्षित करने के लिए खुद ही क्रियाशील होना पड़ेगा। उसके लिए कई न्यायिक संस्थाएं मौजूद हैं, लेकिन न्यायिक संस्थाओं के अलावा आपकी जागरूकता बहुत आवश्यक है। अगर आप जागरूक हैं, इफ यू आर अवेयर दैट यू कैन मूव योर एप्लीकेशंस टुवर्ड्स द डिफरेंट नेशंस एंड यू कैन गेट योर राइट प्रोटेक्टेड। ये पेटेंट की ये कहानी है। बहुत से टाइप्स के पेटेंट्स होते हैं। पेटेंट बहुत बड़ा विषय है, लेकिन अब मैं आ जाता हूं क्योंकि इस पे कमर्शियल इश्यूज काफी आते हैं। तो कंपल्सरी लाइसेंस मैंने आपको बता दिया, राइट ऑफ फर्स्ट क्लॉज, फर्स्ट यूज एंड नेशनल ट्रीटमेंट। नेशनल ट्रीटमेंट का मतलब ये होता है कि कोई गवर्नमेंट नेशनैलिटी के बेस पे आपके साथ डिबेट नहीं कर सकती। लेट्स से शैलेंद्र सर इंडिया के हैं, उन्होंने अमेरिका में जाके पेटेंट फाइल किया और उसी समय राजेश त्रिपाठी जो कि अमेरिकन नागरिक है वहां मौजूद है, मैंने शैलेंद्र सर के पेटेंट पे ऑब्जेक्शन किया, तो शैलेंद्र सर अगर प्रूव कर देते हैं कि नहीं उनका पेटेंट है, तो राजेश त्रिपाठी को इस बात का कोई लेवरेज या कोई फायदा नहीं मिलने वाला कि मैं अमेरिकन हूं। तो नेशनैलिटी क्लॉज यही कहती है कि कोई भी राष्ट्र नागरिक पर विभेद नहीं करेगा, यानी सभी, जिसको हम कहते हैं ना कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी द एंटायर ग्लोब इज लाइक विलेज, राइट, और सभी उसके नागरिक। तो वहां पर ग्लोबल फिनोमेना आ जाएगा, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। तो अब आप तो थोड़ा सा राहत दे सकते हैं कि पहले शोध की चोरी बड़ी आसानी से होती थी। अब क्या है कि अगर आप ये प्रूव कर दें तो आपका कोई शोध किसी भी विश्व के किसी कोने में बैठा हुआ व्यक्ति नहीं चोरी कर पाएगा, क्योंकि क्लॉज ऑफ नेशनल ट्रीटमेंट लग जाएगा, क्लॉज ऑफ फर्स्ट यूज लग जाएगा। अगर आपने ये प्रूफ कर दिया दैट यू आर द फर्स्ट पर्सन टू इन्वेंट, टू राइट, टू ऑथर, देन योर राइट इज प्रोटेक्टेड। 20 साल तक का प्रोटेक्शन है पेटेंट में, ठीक है। और इसके लिए ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जहां पर आपका जानकारी चेक की जाती है, ऑब्जेक्शंस मांगे जाते हैं। अगर ऑब्जेक्शंस नहीं है तो फिर आपको पेटेंट ग्रांट कर दिया जाएगा। तो इंजीनियरिंग और साइंस में ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है पेटेंट। अब आते हैं, बाद में मैं और क्वेश्चंस लूंगा जब मैं इस टॉपिक को फिर से आप लोगों के लिए बोलूंगा। पहले कॉपीराइट पे आ जाते हैं। तो कॉपीराइट, क्योंकि आप सबने सुना होगा, तो मैं फिर से अपने पीपीटी पे आता हूं। जस्ट अपने अगर आप देख पा रहे हो कि कॉपीराइट में कई क्लॉज हैं, यानी मॉरल राइट्स है, इकोनॉमिक राइट्स है, फ्री राइडिंग है, फेयर यूज है, स्टैच्यूटरी लाइसेंस है, कंपल्सरी लाइसेंस। स्टैच्यूटरी लाइसेंस, कंपल्सरी लाइसेंस दोनों लगभग सेम है, यानी कि और लेकिन मॉरल राइट्स मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर रखा है कि मॉरल राइट्स का मतलब ये है कि अगर मैंने शोध पत्र लिखा, भले ही मैं किसी संस्थान का कर्मचारी हूँ, शोधार्थी हूँ या शोध छात्र छात्रा हूं, लेकिन ये कोई मुझसे छीन नहीं सकता। मॉरल राइट्स, मौलिक अधिकार मेरा है, उस पर कोई संस्थान छीन नहीं सकता। शोध पत्र मेरा है तो मेरा ही रहेगा। हाँ, उसका कमर्शियल यूज संस्थान कर सकता है, यानी पब्लिकेशन राइट्स उसके पास चला जाएगा। आपका ये जो शोध है, याद रखिएगा कि इस पर 60 साल का प्रोटेक्शन है एज पर द इंडियन कॉपीराइट एक्ट। यू आर गोइंग टू हैव द प्रोटेक्शन ऑफ 60 years प्लस योर लाइफ। ये याद रखिएगा, यानी कि लाइफ मैं कह रहा हूं कि जब तक आप जीवित हैं, तो वो उम्र, यानी आपकी जीवन अवस्था, जीवन काल और जीवन काल के उपरांत अगला 60 साल तक आपका ये जो शोध है उस पर आपका अधिकार है। इस दौरान अगर आप चाहते हैं कि इस शोध का फायदा आपकी संतानें उठाएं, तो चूंकि ये प्रॉपर्टी है, विरासत है, तो आप विरासत में उसको दे सकते हैं। लेकिन उसके बाद ये फिर पब्लिक डोमेन में चला जाएगा। कोई भी बौद्धिक संपदा है, बौद्धिक संपदा
के केस में हमेशा ये होता है कि वो अगर जनसामान्य में चला गया तो फिर आपका अधिकार छिन जाएगा। तो बुद्धिमानी यही है कि जब तक है उसका यूज करिए, अदरवाइज 60 साल के बाद यानी लाइफ प्लस 60 ईयर्स, फिर जैसे रामचरितमानस है, रामायण है, कुरान है, राइट, ये पब्लिक डोमेन पे, इस पे कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता, इस पे कोई अधिकार अपना जता भी नहीं सकता। रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा, और तुलसीदास के अगर वंशज अगर आएंगे भी तो भी उस पर उनका राइट नहीं बनेगा। तो शोध का में ये याद रखिएगा कि कॉपीराइट का जो इशू आता है, फ्री राइटिंग, मैंने जैसे पहले बताया कि आजकल ये जो सलामी पब्लिकेशन, फॉल्सिफिकेशन वाली चीजें हैं, तो ये बड़ा खतरनाक हो गया है कि 4 पेपर आपके उठाए और किसी ने उठा के उसको यूज कर लिया। या फिर ये भी हो सकता है कि जैसे अब मैंने बड़ी मेहनत से किताब लिखी या मैंने बड़ी मेहनत से शोध किया और उसको लोग कॉपी करके उसको जो है फ्री उसको डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दो, उससे पैसा कमाना शुरू कर दो। अक्सर आपने देखा होगा विश्वविद्यालय के बाहर कई गुमटियां होती हैं जो उसको फोटो स्टेट बेचती। फोटो स्टेट अगर जो बेचना है वो कानूनी रूप से अमान्य है, वो आप नहीं कर सकते, राइट। अगर कोई कर रहा है तो आप इस पे अपना ऑब्जेक्शन कर सकते। कई बार ये भी देखा गया है कि थीसिस सबमिटेड थीसिस पता चला बाजार में आ गई, बिक रही है, तो वहां पर आप, हालांकि अब तो यूजीसी ने बहुत अच्छा बना था, शोध ग्रंथ है, आप रजिस्टर करिए, वहां पर आपका संरक्षण। लेकिन अगर कोई कर रहा हो तो वो दैट वुड कम अंडर द फ्री राइटिंग केस। फ्री राइटिंग इज नॉट परमिसिबल, it is objectionable, and you can raise questions and you can file lawsuit against the culprits or the accomplished. Then fair use ये है कि आपके साथ आपका साथ में कोई शोध कर रहा है और वो यूज करना चाहता है आपके शोध पत्र को, तो आप उसको दे सकते हैं, वो फेयर यूज में आता है, ठीक है। या फिर आप उसका यूज करना चाहते हैं, किसी बड़े राइटर का काम यूज करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, यूज करिए। ज्ञान अर्जन पे कोई बाधा नहीं है, जिसको हम इंग्लिश में कभी कभी लिटरेरी भाषा में कहते हैं देयर शैल बी नो ब्राइडल ऑन द लूज सैली ऑफ द माइंड, यानी कि विचारों के प्रवाह पर कोई बंधन होना नहीं चाहिए। तो विचार के प्रवाह पे कोई बंधन नहीं, इस पर कोई विधिक बंधन नहीं है। आप पढ़िए, खूब पढ़िए, इस पर कोई नहीं। लेकिन जब कमर्शियल वाइबिलिटी की बात आएगी, अगर आप उसका वाणिज्यिक उपयोग कर रहे हैं, उससे पैसा अर्जन कर रहे हैं, तो तब ये मामला गंभीर हो जाएगा। और फिर से वही वाला मामला आ गया, जैसा कि मैंने पेटेंट का मामला कहा था, पेटेंट की उसी तरीके से कॉपीराइट में, जैसे अगर कोई ज्ञान ऐसा है, अगर ज्ञान, देयर शैल बी डिफ्यूजन ऑफ द नॉलेज, ज्ञान को अगर आपने बांध दिया, जैसे कई बारी कुछ लोग कहते हैं कि जो प्राचीन ज्ञान है वो कुछ समाज के वर्गों तक ही निहित था या सीमित था, तो अब उसके कारण जैसे संस्कृत के ऊपर यह आरोप लगाया जाता है कि संस्कृत जन समान की भाषा इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि वो कुलीन अभिजात वर्ग की भाषा बन के रह गई। तो इन दैट केस क्या होगा कि फिर अगर उसकी सामाजिक उपयोगिता नहीं रह गई तो धीरे धीरे वो निष्प्रयोज हो जाएगा। निष्प्रयोज का मतलब फिर मृत प्राय हो जाएगा। तो ये जो, इसीलिए गवर्नमेंट बीच बीच में इंटरवेंशन करती है कि अगर कोई ऐसा ज्ञान है जिसको, चूंकि ये जो बौद्धिक संपदा की मैं बात कर रहा हूं, और ये है भी कि ये एक्सक्लूसिव राइट्स में आता है, आपका प्रोप्राइटरी राइट्स में आता है, यानी एकाधिकार, क्योंकि आपने मेहनत करी तो आपका एकाधिकार है, ठीक है, आपका होना भी चाहिए। लेकिन अगर वो समाज के उपयोगी है तो, और आप उसको समाज में नहीं उपयोग करने दे रहे हैं आफ्टर प्रॉपर ऑथेंटिकेशन, अगर आप जानबूझकर उस ज्ञान को रोक रहे हैं तो फिर गवर्नमेंट इंटरवीन कर सकती है, कंपल्सरी लाइसेंस, स्टेचुरी लाइसेंस इशू कर सकती है समाज में उस ज्ञान को बांटने के लिए। तो ये है कॉपीराइट की कहानी। बहुत से ऐसे केसेस हैं, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, उसके बाद फिर हम इसको हाउस को ओपन कर देंगे। आपकी जो जितनी जिज्ञासा है आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ज्ञान का कोई अंत नहीं है। आते हैं इस पर, कुछ एकेडमिक फ्रॉड की कहानी देखते हैं, किस तरीके से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, कोलंबिया यूनिवर्सिटी कितना बड़ा यूनिवर्सिटी माना जाता है। अगर आप इस केस को देखें कि सितंबर 11 अटैक जो बहुत फेमस हुआ था, न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्टेड दैट कोलंबिया यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर इन न्यूयॉर्क हैव डिस्कवर्ड अ वर्चुअल मिरेकल ऑफ प्रेयर। Infertile women who had the support of the prayer groups were able to become pregnant twice as fast as those who did not have the same faith-based support. Right? यानी कि कुछ इस तरीके की रिसर्च पब्लिश की गई कि साहब अगर आप
प्रेयर में शामिल हो तो जो इनफर्टाइल वुमेन है उनको प्रेग्नेंट होने में सहायता मिले। अब इस तरीके की जो शोध है इस तरह लोगों ने साबित करने की कोशिश की, बाद में पता चला कि वो बहुत बड़ा फ्रॉड। कोलंबिया यूनिवर्सिटी, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी। फिर आप देखिए फोटोशॉपिंग, जबरदस्त खेल होता है फोटोशॉपिंग का। उन्होंने कहा साहब ये शराब पीने का रेड वाइन, ये तो अगर आप देख पा रहे हो, ये दीपक दास करके रिसर्चर हुए। उन्होंने कहा कि longevity for the wine drinkers was welcomed with open arms. However, the Das has been charged with a widespread scientific fraud, spanning 26 articles in 11 journals. The report indicated that his published research article contained 145 instances of data falsifications, even fabrications, and many of which involved cutting, pasting, and photographic images and manipulating them without an explicit description of what had been done. यानी कि उन्होंने अपने शोध से ये साबित करने की कोशिश की कि जो शराब पीता है, यानी कि वो जो शराब कौन सी है, रेड वाइन है, अच्छा रेड वाइन पीने वाले ज्यादा दिन तक जीते। तो बाद में पकड़ा गया, गलत साबित हुआ। एक और एकेडमिक फ्रॉड आप देखें, इसमें हुआ डॉक्टर अनिल पुत्ती सॉरी, उन्होंने फ्रॉम ड्यूक यूनिवर्सिटी, राइट। कहानी क्या थी उसके पीछे, दैट डॉक्टर अनिल was found accomplished of exaggerating his credentials, claiming incorrectly that he was a Rhodes Scholar, a discovery that led to the American Cancer Society suspending hundreds and thousands of grants of dollars. And 9 of the papers on the individualized treatment of the cancer has been retracted, dashing. तो यानी उन्होंने कुछ शोध किया और उन्होंने ये बताया कि साहब कैंसर का ट्रीटमेंट किया जा सकता है, फाइन। और उन्होंने होली ग्रेल ऑफ कैंसर, राइट, यानी कि होली ग्रेल जो क्रिश्चियनिटी, एनीबडी हु इज फ्रॉम क्रिश्चियन फेथ दे माइट बी नोइंग द मीनिंग ऑफ होली ग्रेल। मैं बाद में पूछूंगा कि इसका मतलब क्या होता है। तो इस तरीके के जो शोध है, अगर आप खास तौर से मेडिकल में काफी खेल होता है, काफी इंजीनियरिंग में होता है, रिवर्स इंजीनियरिंग का खेल होता है, राइट। मेडिकल के जो शोध है, आपका इंजीनियरिंग के जो शोध है, आर्ट्स में भी काफी होता है, कट कॉपी पेस्ट। जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि ऐसे बहुत से खास तौर से बॉलीवुड में आपने देखा होगा जो प्राचीन गाने हैं, नृत्य फोक डांस है, फोकलोर्स है, उस पर कॉपी काफी होता है। कई लोग शोध करते हैं और उसको अपना बता के इस तरीके से काम करने वाली चीज, इस तरीके से बहुत से केसेस आपको मिलेंगे। तो आप ये भी देख सकते हो कि Season held a massive and sustained effort to manipulate and falsify the research data, even created a fictitious people। जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था कि मैं ऐसे खुद कई लोगों को जानता हूं कि जो पूरा कमर्शियल डेटा चलाते हैं। आज आपको कई थीसिस ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएंगी जो थीसिस पब्लिश करती है, वो डेटा सेट लेके बैठे रहते हैं। आप वेरिएबल लेके जाइए, वो पूरा सिमुलेशन कर डालेंगे और कई बारी एग्जामिनर तक उसको पकड़ नहीं पाते। लेकिन फिर मैं कहूंगा इस तरीके की चीजें जो होती है वो बड़ी खतरनाक है। तो ये जो शोध है और खास तौर से जो भौतिक संपदा का इशू आता है, कॉपीराइट का इश्यूज आते हैं, ये बड़ा खतरनाक है, बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। जब से इंटरनेट ITS जिसको कहते हैं, इंटरनेट इनेबल्ड सर्विसेज, यानी विद द हेल्प ऑफ कॉपिंग सॉफ्टवेयर्स, जिसको हम रीफ्रेजिंग सॉफ्टवेयर्स कहते हैं, इनके बदौलत खूब आजकल शोध को मैनिपुलेशन हो रहा है, कॉपीराइट वायलेशन हो रहा है। और ये कहीं ना कहीं आपको एक तरीके से कल्प्रिट बनाता है। यानी आप एक छात्र या छात्रा होते होते आप कब अभियुक्त बन जाते हैं, कब मुलजिम बन जाते हैं, आपको पता नहीं चलता। तो ये जो शॉर्ट रूट है, ये शॉर्ट रूट इज नॉट टू द सक्सेस बट टू द नेडर, और यू कैन से द हेल रादर। So now it is open to the house. You can ask anything from me in terms of intellectual property and show the research. Now it is open to the audience. Yes, please. आप पूछ सकते हैं। गुड इवनिंग सर।
गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ सर, मैं सर सर एक क्वेश्चन ये है सर जी जी जी। कि सर जो इन्वेंशन और इनोवेशन सर, जैसे कि सर अगर हम सीएफएल बल्ब को देखें सर और सर जो एलईडी बल्ब है, तो इसको हम सर कि बल्ब का सर हम इसे इनोवेशन माने सर या सर इसको इन्वेंशन माने, और सर कितना डिफरेंस है सर इनोवेशन में और इन्वेंशन में? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने। आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने एक वर्ड यूज किया था, डिसरप्शन। ज्यादातर जो इन्वेंशन है, देखिए दो टाइप के इनोवेशन जो आपने पूछा है, इनोवेशन दो टाइप के होते हैं, आप नोट कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं इंक्रीमेंटल इनोवेशंस, और एक होता है रेडिकल और मिराकुलस इनोवेशंस। रेडिकल जो होता है, इसको कुछ किताबों में रेवोल्यूशनरी इनोवेशंस भी बोला गया है। तो रेडिकल और रिवोल्यूशनरी इनोवेशन जो है वो इन्वेंशन की तरफ लेके जाते हैं, जबकि कॉन्टिन्यूअस और इंक्रीमेंटल जो इनोवेशन है वो आपका अपग्रेडेशन की तरफ लेके जाते हैं। अब सीएफएल टेक्नोलॉजी और एलईडी टेक्नोलॉजी अलग अलग है, तो वो देखा जाए। दोनों में बल्ब बन रहा है, दोनों में प्रकाश उत्सर्जन हो रहा है, प्रकाश उत्सर्जन तो हो रहा है, लेकिन उसकी जो ओवरऑल जो प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व है और उसकी जो टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, मैं यहाँ पे आप बात बोलूंगा कि क्योंकि मैंने ही बोला था कि प्रोसेस पेटेंट वर्सेस आपका प्रोडक्ट पेटेंट। ना इसमें पूरी जो विधा है, एलईडी विधा है वो अलग है और सीएफएल विधा अलग है। तो टेक्निकली देखा जाए तो ये इन्वेंशन में आएगा। जब इंटायरली डिफरेंट टेक्नोलॉजी आ जाए, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी आ जाए, तो हम उसको इन्वेंशन की कैटेगरी में डाल देते हैं। अगर मैं कहूं कि कोई सीएफएल बल्ब था, उस बल्ब को मैंने मॉडिफाई करके उसमें प्रकाश और बढ़ा दिया, तो टेक्नोलॉजी सीएफएल ही है, लेकिन प्रकाश का जो उत्सर्जन है वो बढ़ गया, तो वो इनोवेशंस में आ जाएगा, या कई बार इसको डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशंस कहते हैं। लेकिन अगर मैंने इंटायरली न्यू टेक्नोलॉजी डाल दी तो वो इन्वेंशन में आ जाएगा। इज इट क्लियर? पतिदेव से तो लपन लपर बतिया लेगी तब नेटवर्क। यस सर, क्लियर सर। ये वाला नहीं आता है इंटरनेट वाला, दो नेटवर्क होता है। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार मनीष जी। हाँ जी सर, धन्यवाद सर लेक्चर के लिए। आप कुछ पूछना चाह रहे हैं मनीष जी, या बस समाप्त किया जाए? आप एक बात